हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर ब्यूटीफुल चैनल एजुकेशनल वर्ल्ड। आई होप बच्चों यू ऑल आर वेरी गुड। बच्चों आज का सेशन बहुत ही मज़ेदार होगा क्योंकि आज हम लोग करने वाले लोग क्लास 10th, ठीक है, बिहार बोर्ड का आंसर की करने जा रहे हैं लोग। जो ये जो है शिफ्ट फर्स्ट शिफ्ट का मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है, जो देख सकते हैं आप लोग सेट सी है। यहाँ पे देखिए सेट सी दिया हुआ है एंड ठीक है, सेट सी दिया हुआ मैथमेटिक्स गणित। ऑलरेडी मैंने 12th बोर्ड का भी बहुत सारे PYQ मैंने आंसर की भी मैंने बताया है। आज अब मैं क्लास 10th का है। बच्चों शुरू करने से पहले मैं यही कहना चाहूँगा बच्चों कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है इस चीज़ को, क्योंकि बहुत सारे पहले ही बता चुके, बहुत सारे ऐसे भी यूट्यूबर जो फेमस हो चुके फिर भी बहुत सारी गलतियाँ होती है। बहुत जल्दी फास्ट उन्होंने वो लोग सॉल्व करके दे देते हैं। किस लिए? क्योंकि गूगल से सर्च करना है, ये बाबू बहुत मेहनत लगता है। पहले तो उसको सॉल्व करना है। अभी फर्स्ट शिफ्ट का है, सेकंड शिफ्ट का भी मैंने सॉल्व कर चुका हूँ, इसलिए टाइम लगता है। फिर इसको PDF बनाना है, कन्वर्ट करना, फिर उसके बाद लेक्चर देना, ये सब चीज़ें हैं, बहुत टाइम लगता है बच्चों। और एंड और क्या कर सकते हैं इसमें, अभी फर्स्ट शिफ्ट का है, अभी इसके बाद इवनिंग वाला भी शिफ्ट का भी मैं इस पर अपलोड कर दूंगा आप लोग के लिए। तो बस मैं यही कहूँगा बच्चों, बहुत मेहनत लगता है, आप लोग बस सपोर्ट कीजिए, लोग प्यार दीजिए लोग। जैसे आप लोग बहुत ज़्यादा प्यार दिए, केमिस्ट्री फिजिक्स जितना भी मैंने अपलोड किया था उस पर भी आप लोग का अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिल रहा है, मुझे बहुत ही खुशी हुई हमको। बच्चों बस यही कहूँगा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ग्रुप में, और सब्सक्राइब करना भी ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि इसके बाद भी मैं सेकंड लेक्चर भी अपलोड कर दूंगा इस पर। सेकंड लेक्चर मतलब कि सेकंड शिफ्ट का, इवनिंग वाला शिफ्ट का भी, ठीक है बच्चों। आप लोग उधर ध्यान मत दीजिएगा, बस शुरू से लेकर अंतिम तक बस एक बार देखना है, 100% प्योर सटीक होगा, ठीक है बच्चों। चलिए बच्चों ज़्यादा बात के लिए ना, चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट दिस आवर सेशन। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग जल्द। मैं ज़्यादा सॉल्यूशन नहीं जाऊँगा, डायरेक्ट सॉल्यूशन बताऊँगा, ठीक है। बाकी आप लोग को ज़रूरत है तो आप लोग बस कमेंट कीजिएगा, आप लोग एक बार कमेंट कर दीजिएगा ना, पूरा सॉल्यूशन लेकर आ जाऊँगा, ठीक है बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन क्या है, बिंदु 15,8 की मूल बिंदु से दूरी क्या होगी। इन इंग्लिश, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 15,8 फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन से बताना है। आप लोग क्या करना है, दो √15 का स्क्वायर, ऐसे √15 का स्क्वायर कर लीजिए प्लस 8 का स्क्वायर कर लीजिए, और दोनों को ऐड करिए, आंसर आ जाएगा। यानी कि फर्स्ट का जो करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों C होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेकंड नंबर देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, इधर उधर मत देखिए, ठीक है, स्किप नहीं करना, बिल्कुल फोकस करना है, जो मैं बता रहा हूँ एकदम 100% श्योर होगा। देखिए सेकंड नंबर, सरल रेखा y = 2x-3 का आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर गुजरेगी। इन इंग्लिश, द ग्राफ ऑफ द स्ट्रेट लाइन y = 2x-3 पासेस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स। इसका बच्चों क्या करना है, आप लोग को ऑप्शन में से जो भी वैल्यू है उसको पुट करके इसके वैल्यू में देखना है कि कौन सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसके लिए बच्चों जो राइट ऑप्शन होगा 2 का D होगा। क्या होगा, D। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड नंबर क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत इजी क्वेश्चन आया था इस बार का पेपर, सिर्फ फार्मूला रिलेटेड क्वेश्चन था, फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में दोनों में। थर्ड नंबर देखिए क्या कहता है, एक्स अक्ष पर वह बिंदु जो बिंदु इतना और इतना से समदूरस्थ हो। इन द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट दिस एंड दिस, ठीक है। मैं बताने कौन सा पॉइंट है, -2,0 एंड 6,0। इसको क्या करना है बच्चों, एक्स अक्ष पे क्या होता है, एक्स अक्ष पे बिंदु जो होता है x,0 होता है, ठीक है। यानी कि इसका आंसर जो होगा, पहले x का कुछ वैल्यू होगा, y वाला टर्म 0 होगा। तो इसमें तो y वाला टर्म 0 नहीं है, इसमें भी नहीं है, यानी कि ऑप्शन B या C में से होना चाहिए, ठीक है, B या C में होना चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने का होता है, इससे डिस्टेंस और इससे डिस्टेंस दोनों को इक्वल करके आप लोग आंसर ला सकते हैं लोग। तो थर्ड का जो करेक्ट ऑप्शन जो होगा बच्चों, थर्ड का करेक्ट ऑप्शन तो वो होगा B। क्या होगा, B होगा, ठीक है बच्चों। देखिए मैं कुछ इसमें बता भी दे रहा हूँ ताकि ज़रूरी भी है, फुल्ली डिटेल में थोड़ा सा चल जाता हूँ। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, जल्द से हमको कवर करना है। सेकंड शिफ्ट का भी आप लोग को लाना पड़ेगा ना बहुत जल्दी। फोर्थ में देखिए, वाई एच से बिंदु 13,15 की दूरी है। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 13,15 फ्रॉम द वाई एक्सिस। वाई एक्सिस से पूछा है, यानी कि एक्स वाला आंसर हो जाएगा, यानी कि 13 आंसर हो जाएगा। तो फोर्थ का करेक्शन क्या होगा, ए, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। फिफ्थ नंबर देखते हैं क्या देते हैं, किसी वृत्त के व्यास के सिरों के निर्देशांक -10,6 तथा 6,-10 है तो वृत्त के केंद्रक निर्देशांक होंगे। अब क्या कर सकते हैं, इसको बाबू क्या करना है, मिड पॉइंट फार्मूला, ठीक है, इस दोनों को जोड़ कर 2 से डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। यानी कि 5 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा बच्चों, C, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, पूरा डिटेल हल्का हल्का मैं डिटेल बता दे रहा हूँ, ठीक है।
अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 मिनट बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 4th कंप्लीट हो गया ना, हाँ 5th कंप्लीट हो गया। अब आते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पे। क्या कहता है 6 नंबर क्वेश्चन? देखिए 6 क्वेश्चन कहता है यदि किसी त्रिभुज की निर्देशांक इतना जो त्रिभुज के केंद्रक होंगे, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल दिस एंड द कोऑर्डिनेट सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल। इसको क्या करना है, तीनों को ऐड करके 3 से डिवाइड कर दीजिए, एक्स वाला और वाई वाला को, ठीक है, आंसर आपका आ जाएगा। एंड 5 का करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों, वो होगा सी, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या क्वेश्चन कहता है, 7 नंबर। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, बिंदु 13,9 से एक साइड पर डाले गए लंब की लंबाई, द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट 13,19 टू एक्स एक्सिस इज। तो 7 का करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों बी, ठीक है। एक्स एक्सिस पूछा है तो वाई एक्सिस वाला आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 8 नंबर क्या कहता है, 8 नंबर देखिए क्या कहता है, 8 नंबर क्या कहता है क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा, इधर उधर नहीं देखना, इसकी बिल्कुल नहीं करना, ठीक है, आखिरी तक देखना है। बिंदु -2,8 एवं -6, -4 को मिलाने वाले रेखाखंड में किस चतुर्थांश में स्थित है? इस दोनों का डिस्टेंस फार्मूला, इसमें से इसको घटाकर इसका स्क्वायर और वाई वाला को घटाकर इसका स्क्वायर और दोनों का अंडर रूट निकाल कर देखना है कि क्या रहा है। ऐसे नहीं होता है। इंग्लिश पढ़ लेते हैं पहले, सॉरी इंग्लिश पढ़ते हैं पहले, इंग्लिश क्या दिया होता है, थोड़ा सा इंग्लिश पढ़ के समझते हैं, क्योंकि थोड़ा सा हिंदी में बनने थोड़ा प्रॉब्लम होता है, ठीक है। इंग्लिश क्या कहते हैं, द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ऑफ द पॉइंट एंड दिस लाइज। अच्छा मिड पॉइंट पूछा है, क्या पूछा है, मिड पॉइंट पूछा है, यानी कि एक्स एक्सिस वाला और वाई एक्सिस वाला दोनों को ऐड करना है, ठीक है, और 2 से डिवाइड करना है दोनों को। तो आपका आंसर जो आएगा, मैं बता दे रहा हूँ कैसे कैसे सॉल्व होगा, और आपका आंसर जो आएगा वो होगा बी, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ठीक है। अब आते हैं 9th नंबर, दिखा देते कैसे लाई करेगा। देखिए -2 है, प्लस में -6 है, तो कितना हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस तो हो जाएगा -8, बाई 2 से डिवाइड करिए तो कितना आ जाएगा -4, ठीक है। -4 आया, एक्स एक्सिस वाला -4 आ गया, और वाई एक्सिस कितना आएगा -4 + 8/2, तो कितना आ जाएगा 4/2, यानी कि 8 में 4 यानी कि 2 आ जाएगा। आंसर देखिए तो देख सकते हैं आप लोग क्या आया था, एक्स एक्सिस माइनस वाला आया था, वाई एक्सिस +2 यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। मैं बता दी क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर इसको गलत कर दिए थे, इसीलिए मैंने इसको थोड़ा सॉल्व करके बता दिया कि ऐसे होगा, ध्यान दीजिएगा। कंप्लीट हो गया ना 9th नंबर क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 9th नंबर दिया गया, यदि पी दिया है 3 पॉइंट दिया हुआ है, किसी त्रिभुज पी क्यू आर शीर्ष है तो पी क्यू आर का क्षेत्रफल होगा। तो बच्चों इसका जो आंसर बहुत ईजी है, 1/2 बेस × हाइट से भी निकाल सकते हैं आप लोग, ठीक है, और फार्मूला से भी निकाल सकते हो लोग, ट्रायंगल फार्मूला में जो क्वाड्रेंट पे आप लोग पढ़ेंगे बहुत बड़ा सा फार्मूला था वो वाला। तो 9th का जो करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों होगा बी, ठीक है, क्या होगा बी होगा, बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अब आते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, 10th नंबर है ना, 9th कंप्लीट 10th पे आते हैं। 10th नंबर क्या, ये भी देखिए किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदु 3 दिया हुआ है, त्रिभुज की परिमिति होगी, इसका परिमिति निकालना है। क्या निकालना है, परिमिति। इसको बच्चों क्या करना है आपको, परिमिति मतलब पैरामीटर होता है, मतलब तीनों भुजाओं यानी कि तीनों साइड को जोड़ देना है तो पैरामीटर निकल जाता है। तो 10th का बच्चों करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा बी, ठीक है, आप लोग खुद निकाल लीजिएगा। लोग निकालने का बहुत ही बेसिक आप लोगों को खुद पता ही होगा ना कैसे निकलता है, इतना बेसिक तो आप लोग को आइडिया होगा ही। ऐसे आप लोग त्रिभुज बनाइएगा, यहाँ पे 6,0 लिखिए, यहाँ पे 0,0 लिखिए, और यहाँ पे 8,0 लिखिए। इस दोनों का डिस्टेंस, इस दोनों का डिस्टेंस, इस दोनों का डिस्टेंस जो आएगा यहाँ पे लिखिएगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे और तीनों को ऐड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 11 नंबर देखिए, फॉर्मूला वाइज क्वेश्चन। 2 रैखिक समीकरणों के लेखा चित्र यदि संपाती रहे तो इनके कितने हल हो गए। इन इफ द ग्राफ ऑफ 2 लीनियर इक्वेशन इज कोइंसिडेंट लाइन्स देन हाउ मेनी सॉल्यूशन डू दे हैव। तो 11 का बच्चों करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों सी होगा, अनगिनत इनफिनाइट मैनी सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। 12 पे चलते हैं। 12 में क्वेश्चन क्या दिया है, 2 समीकरण दिया हुआ है कि आलेख किस प्रकार के संरेख होंगी। द ग्राफ ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन। तो इसका बच्चों 12 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों होगा सी, प्रतिच्छेदी सरल रेखा है, इंटरसेक्टिंग, ठीक है, लाइन्स। देख सकते हैं आप लोग इंग्लिश से, इंटरसेक्टिंग स्ट्रेट लाइन,
ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, 30 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, x माइनस वाई इक्वल टू 0 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी। इन इंग्लिश विच टाइप ऑफ स्ट्रेट लाइन विल बी द ग्राफ x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो 13 का बच्चों जो करेक्ट ऑप्शन जो होगा ना वो होगा सी, पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ठीक है। 14 नंबर देखिए, 14 नंबर क्या है, निम्नलिखित में से कौन द्विघाती समीकरण है। द्विघात मतलब कि उसका जो द्विघात जो होगा यानी कि डिग्री होगा वो 2 होगा। ये देखिए यहाँ पे देखिए कैसे मैं इसको बताऊंगा। यहाँ पे 3 है तो ये तो होगा नहीं, ख़त्म। यहाँ पे देखो, यहाँ पे x मल्टीप्लाई करें तो एक्स स्क्वायर यानी कि एक्स पावर -1 होल नंबर, होल जो होता है ये भी नहीं होगा। आप लोग एलसीएम लीजिएगा तो यहाँ पे ये एक्स क्यूब हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या कि यहाँ पे कैसे इसको, यहाँ पे 2x स्क्वायर, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करो x में तो 2x, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे देखो x + 2 का होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे x स्क्वायर आएगा, यानी कि करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, बी होगा। क्या होगा, पहले इसको खत्म कर दें। 14 का जो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा वो होगा बी। समझ गए ना, ऐसे सॉल्व किया जाता है। 15 नंबर देखते हैं, एनालिसिस करके आंसर आप लोग लगा सकते हैं लोग। अब आता है 15 नंबर क्वेश्चन पे। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा लोग, बहुत ही ज़रूरी होता है, एक एक पॉइंट बहुत ही ज़रूरी है। 15 नंबर, ये जो समीकरण दिया हुआ है उसका एक मूल -3 हो तो p का मान बताना है। देन द वैल्यू ऑफ p, तो अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल लीजिए आप लोग। अल्फ़ा प्लस बीटा, एक अल्फ़ा इंटू बीटा निकालिए, उसके अकॉर्डिंग आप लोग सॉल्व कर सकते हो। तो 15 का बच्चों करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा बी। इसलिए मैं बच्चों उतना डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि आप लोग टाइम समझ रहे हो ना, सिर्फ हमको आंसर के बताना। अगर डिटेल सॉल्यूशन चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिए, उसके लिए मैं डिटेल सॉल्यूशन फिर से ला दूँगा। ठीक है, अभी फ़िलहाल आंसर की कुछ मैं थोड़ा सा डिटेल हल्का फुल्का मैं समझा दूँगा अगर जो क्वेश्चन में लगे तो 15 का करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चे बी होगा। ठीक है। 15 के बाद कितना नंबर आता है, हम 60 नंबर पे आते हैं। 60 नंबर, ये भी देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अच्छा क्वेश्चन है। के मान के लिए द्विघात समीकरण के लिए मूल वास्तविक और समान है। फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ के रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस आर रियल एंड, इसका बच्चों निकालने रियल एंड इक्वल, इसका बच्चों निकालने का यही तरीका है कि आप लोग डिस्क्रिमिनेंट निकाले लो। जो फार्मूला क्या होता है डिस्क्रिमिनेंट का, b² - 4ac, इसको निकालिए, आपको पता चल जाएगा आंसर क्या आने वाला है। तो बच्चों मैं बता दे रहा हूँ डायरेक्ट आंसर 16 का बच्चों करेक्ट ऑप्शन वो बच्चों ए होगा। क्या होगा, 16 का करेक्ट ऑप्शन वो बच्चों क्या होगा, ए होगा, +-4 आप लोग देख लीजिएगा निकाल के। 16 के बाद क्या होता है बच्चों, 70 नंबर आते हैं। 17 में चलते हैं हम लोग। 70 नंबर, ये भी अच्छा क्वेश्चन। ये देखिए एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया, उसका अल्फा बीटा मूल है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 5 हो तो पी का मान बताएं। इन इंग्लिश अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशंस एंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 5, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ पी। तो बच्चों इसको भी निकालने का यही तरीका है कि आप अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो क्या होता है, ए प्लस बी का, ध्यान से सुनिएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab होता है। उसके बेस पे यहाँ पे रूट निकाल कर इसमें पुट कीजिए, यहाँ से पी का वैल्यू आप लोग का आ जाएगा। और पी का जो वैल्यू आएगा 17 का करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो होगा सी। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए मैं कुछ बता भी रहा हूँ ताकि आप लोग को आइडिया लग जाए कि ऐसे हो सकता है। इन फ्यूचर अगर जो बच्चा अगले साल एग्ज़ाम दे रहा है तो उसके लिए पी वाई की बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल करेगा एग्ज़ाम के लिए। इसलिए मैं फ्यूचर वाले बच्चे जो भी आप देना चाह रहे हैं और नॉलेज के लिए भी सही है। 18 नंबर देखिए, द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर, ये रूट, इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट बताना है। तो बच्चों इसका क्या करिए, आप जो -q² है ना इसको उधर भेज दीजिए, बराबर को उधर भेज दीजिए, x को सिंगल कर दीजिए, बस x को सिंगल करिए, आंसर आ जाएगा और रूट ले लीजिए, आंसर निकल जाएगा। तो 18 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों होगा क्या होगा, डी होगा। क्या होगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हम लोग को 100 क्वेश्चन जल्द से जल्द कवर करना है। 9 नंबर देखिए, द्विघात समीकरण दिया हुआ है कि मूल के योग एवं मूल के गुणनफल के अनुपात होगा। इसमें क्या करना मैं बता दूंगा, अल्फा प्लस बीटा मूलों के योग, इन इंग्लिश पढ़ लेते पहले। द रेशियो ऑफ द सम ऑफ द रूट्स एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, द रेशियो ऑफ द सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रेशियो बताना है रूट सम का, रूट का सम का और प्रोडक्ट का। पहले अल्फ़ा प्लस बीटा आप लोग निकाल लीजिएगा ना, और उसको रेशियो अल्फ़ा इंटू बीटा, बस यही करना है, समझ गए ना, दोनों को रेशियो बताना है। तो आप लोग का इसका जो करेक्ट ऑप्शन, मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ, 9 का जो करेक्ट ऑप्शन हो बच्चों, कितना नंबर है, 9 नंबर थोड़ी था, कितना नंबर था, 19 का, सॉरी 19 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों वो होगा ए। ठीक है, 19 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, वो होगा ए।
9 नंबर का करेक्ट ऑप्शन हो गया, सॉरी 19 नंबर का। अब आता है 20 नंबर पे। 20 नंबर क्या कहता है, यदि द्विघात समीकरण का मूल -5 एवं -1 हो तो द्विघात समीकरण होगा। इसका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन टर्म बनाना है, फॉर्मूला आप लोग को पता होना चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला बनाने के लिए होता है x स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा टाइम्स x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। बच्चों में इसलिए थोड़ा डिटेल पढ़ा रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे ऐसे हैं जो गलत पढ़ा रहे हैं, जिस बच्चों को गलत इम्पैक्ट पड़ता है ना, समझ रहे हो ना। थोड़ा सा कुछ ना कुछ हिंट में दे रहा हूँ ताकि आप लोग समझे लो कि क्या सही है और क्या गलत है, किस वे में जाना चाहिए, किस वे में नहीं जाना चाहिए। बस यही अंडरस्टैंडिंग मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। थोड़ी सी बातों को मेरे समझिएगा आप लोग। ये 20 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन जो होगा ना बच्चों, मैं बता देना, इस फॉर्मूले पर रखिएगा, आंसर आ जाएगा। 20 का करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों, वो होगा ए। ठीक है, ए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 21 नंबर, इसका क्या है, ट्रिग्नोमेट्री का अच्छा क्वेश्चन है। आप लोग cos 60 का वैल्यू पुट करिएगा, एलसीएम लीजिएगा, डिवाइड कीजिएगा, आंसर आ जाएगा। 21 का करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों डी होगा। क्या होगा, डी -3। अब आता है 22 नंबर पे। इसका क्वेश्चन क्या कहता है, ये भी ए दिया हुआ एंगल, तो इसका तो 3 cos स्क्वायर ए का मान होगा। आप देखिए ए का वैल्यू 12 5 60 आ जाएगा, और ए का वैल्यू यहाँ पे एंगल 60 पुट कर दीजिएगा, तो आंसर जो है आपका 22 का जो आंसर जो आएगा 22 नंबर का वो होगा सी, 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। आप लोग बना कर देख लीजिएगा लो, ठीक है, 22 का सी। अब आता है 23 नंबर। 23 ये देखिए, sin 54 माइनस कॉस 36। sin 54 90 माइनस थीटा कीजिएगा तो कॉस 36 आ जाएगा। तो जब सेम रहता है तो कितना होगा, 0 कट जाएगा तो 0 आ जाएगा। इसका बच्चा ऑप्शन ए हो जाएगा। 23 का ऑप्शन क्या होगा, ए। अब 24 भी यहीं पे देख सकते हैं, यह cos 1 से लेकर कंसेक्यूटिव लगातार 90 तक दिया हुआ है मल्टीप्लिकेशन में। आप देखिए cos 90 का वैल्यू कितना होता है, cos 90 0 होता है, तो सब में मल्टीप्लाई होगा तो 0, तो 0 से मल्टीप्लाई 0, तो 0 में आंसर आएगा ना। तो 24 का करेक्ट ऑप्शन जो होगा ना बच्चों, 24 का करेक्ट ऑप्शन वो होगा ए। क्या होगा, ए। अब आते हैं 25 नंबर। 25 नंबर थोड़ा सा ऑप्शन देख लीजिए आप लोग क्या दिया हुआ है। 25 नंबर देखिए, ये इतना बड़ा वैल्यू दिया है, इसका मान पूछा है। देखिए भाई, इसको देखिए 90 माइनस थीटा, ये देखिए दोनों को ऐड करिए, एंगल को कितना आ रहा है, 90 आ रहा है। इसको देखिए तो 53 80 86 और 90, ये भी 90 आ रहा है। एंगल जोड़ के देखिए 90 आ रहा है ना, तो फिर इसको जब 90 आता है ना, तो साइन 90 माइन थीटा, कॉस 90 माइन थीटा, टेन 90 माइन थीटा, इसके बेस पर आप लोग चेंज की जाती है, कट जाएगा तो 1, ये 1 कितना होता है 2। तो 25 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, वो होगा सी। क्या होगा, सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 26 नंबर दीजिए, धुंधला है, थोड़ा सा ब्लर है, लेकिन फिर भी आप लोग समझ सकते हैं, मैं बोल दूंगा। 2 sin 45 माइनस कॉस 45, ये सब बहुत ईजी है। sin 45 का वैल्यू 1/√2 माइनस कॉस 45 1/√2, सेम है तो कट जाएगा, तो 0 आंसर आ जाएगा। 26 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, वो होगा ए। 26 का करेक्ट ऑप्शन ए। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर, 27 नंबर। 27 नंबर दे सकते हैं 7 cos स्क्वायर थीटा माइनस 7 cot स्क्वायर थीटा। इस दोनों में से 7 कॉमन निकालते हैं तो फॉर्मूला बनता है cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा। तो cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो 7 × 1 इक्वल टू 7 आ जाएगा। 27 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, बी। ठीक है, 27 का करेक्ट ऑप्शन बी। अब आते हैं हम लोग 27 होगा, 28 पे आते हैं। अच्छा क्वेश्चन, 28 में यदि sin 48 पी दिया है, tan 48 निकालना है। बच्चा देख कर जज देता है कि sin 48 का मतलब क्या होता है, क्या वैल्यू होता है, ऐसा कुछ नहीं है। sin 48 को समझ लो थीटा दिया हुआ, क्या है, sin थीटा दिया, तो sin थीटा पी दिया है और tan थीटा निकालना है, तो बस p/h का बेस पे है। तो tan थीटा फॉर्मूला क्या होता है, p/h, p/b। तो यहाँ पे p/b निकाल लीजिए। b नहीं दिया है तो हम क्या निकालें, b निकालेंगे। b कैसे निकलेगा, पाइथागोरस थ्योरम से b निकालिए, आंसर पाइए। ये 28 नंबर है ना, 28 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, वो होगा ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 28 कंप्लीट हो गया, अब आता है 29 नंबर पे। देखिए ये 29 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, यदि tan 27 दो एंगल है जिसका सम 90 डिग्री है, देख सकते हैं 63 डिग्री 27 63 और 27 को ऐड करेंगे तो कितना है 90 डिग्री। तो साइन एक मान पूछा है, एक मान एंगल का मान पूछा है। ये देखिए जब भी ये एंगल 90 डिग्री का सम 90 डिग्री आता है, तब इसका मतलब कि एक को चेंज कर दिया 90 माइनस थीटा, तो tan इंटू कॉट सेम एंगल तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो एक साइन ए में इसका वैल्यू 1 होता है, साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, तो 29 का वैल्यू क्या होगा, सी। बस मैं तरीका बता दूँ कि ऐसे सॉल्व हो सकता है, समझ गए ना।
29 का सी। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 29 30 में देखिए, 30 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 30 नंबर देखिए, साइन स्क्वायर, ये बेसिक क्वेश्चन है, फार्मूला वाइज क्वेश्चन था। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। तो ऊपर कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या बचेगा? 1 बचेगा। ठीक है, नीचे देखिए, कॉसेक स्क्वायर थीटा किस में चेंज होगा? 90 माइनस थीटा, सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है। तो 1/1 ही होगा। तो 30 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? वो होगा ए। ठीक है, 30 क्वेश्चन हम लोग कवर कर चुके हैं। अब 31 नंबर देखिए, अब आ गया हम लोग ज्योमेट्री में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 31 नंबर देखिए, यदि किसी पहिए की त्रिज्या इतना है तो 2 चक्कर की तय की गई दूरी बताइए। इफ़ द रेडियस ऑफ व्हील जो दिया है इतना मोर देन मीटर दिया जाए, देन द डिस्टेंस कवर इन 2 रिवॉल्यूशन। इसको बच्चों करने का बहुत ही अच्छा तरीका यही है, रेडियस दिया है तो डिस्टेंस कवर इन 2 रिवॉल्यूशन। एक सर्किल को एक रिवॉल्यूशन करने में कितना क्या होता है? 2πr। ठीक है, अब एक बार फिर एक बार और चलेगी, एक बार और चलेगी, कितना होगा? 2 टाइम्स, यानी कि एक बार इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2 2 ना 4, कितना हो जाएगा? 4πr। अब पाई का वैल्यू पुट कर दो, आर का वैल्यू पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह सॉल्व होगा 31 का क्वेश्चन। और 31 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा जो आएगा वो क्या आएगा? वो आएगा ए, 10 मीटर। ठीक है, अब बात है हम लोग 32 नंबर पे। 32 नंबर क्वेश्चन फार्मूला से दिया था, यदि केंद्र ओ और त्रिज्या आर वाले वृत्त थीटा इतना दिया तो चाप की लंबाई बराबर होगी। चाप का फॉर्मूला आप लोग पढ़ाया जाता है, थीटा बाई 360, एक बार लिख देते हैं ताकि आपको पता हो, थीटा बाई 360 इंटू 2πr, 2πr, 2 1 जा 2, ये खत्म हो जाएगा तो 180 आ जाएगा। देखिए आंसर क्या आ रहा है? थीटा इंटू πr बाई 180। देखो तो क्वेश्चन दिया है, देखो सी ऑप्शन होगा। 32 का क्या होगा? सी। देखो थीटा इंटू πr बाई 180। अब आता है 33 नंबर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 33 देखिएगा, 33 गोलक है, स्फीयर से। हाउ मेनी सॉलिड स्फीयर्स ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर कैन बी मेड फ्रॉम अ सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर। जाहिर सी बात है, सॉलिड के स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है 4/3 πr क्यूब होता है, तो 8 का क्यूब कर दीजिए, बन जाएगा आंसर। तो 8 8 64, 64 8 500, 512 आई थिंक सही है ना। तो 33 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? वो होगा बी। ठीक है, दोनों का वॉल्यूम क्या होगा? इक्वल कर लीजिए, छोटे वाले वॉल्यूम का बड़े वाले का वॉल्यूम का इक्वल कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब आते हैं 34 नंबर में। 34 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? शंकु का क्वेश्चन है। कोण, एक शंकु के आधार व्यास दिया हुआ है, उसकी ऊंचाई दी है, तो शंकु का आयतन बताना है। शंकु का आयतन फॉर्मूला लिखिए आप लोग, 1/3 πr²। आयतन मतलब क्या होता है? वॉल्यूम होता है ना। हाँ, इसके फार्मूला आप लोग पुट कर दीजिए, जैसे पुट कर दीजिए आपका आंसर आ जाएगा। तो 34 का जो करेक्ट ऑप्शन जो होगा ना, 34 का सही है ना, वॉल्यूम ऑफ कोण पूछा था, हाँ सही है। तो 34 का जो करेक्ट ऑप्शन वो होगा बच्चों सी होगा, 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब। आप लोग निकाल कर देख लीजिएगा, लो यही आएगा। 35 देखिए, 35 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 35 नंबर, यदि धातु की पाइप की बाह्य त्रिज्या इतना दिया है, आंतरिक त्रिज्या दिया है, या इसकी लंबाई दिया हुआ है, तो धातु का आयतन होगा। एक्सटर्नल रेडियस दिया हुआ है मेटेलिक पाइप का, ठीक है 4 सेंटीमीटर। इंटरनल रेडियस दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। तो लेंथ भी दिया हुआ है, करे वॉल्यूम ऑफ मेटल बताइए। तो वॉल्यूम ऑफ मेटल क्या होता है? पाइप है तो पाइप क्या होगा? सिलेंडर टाइप का होता है। तो सिलेंडर का पाइप का वॉल्यूम क्या होता है? πr²h, πr²h। तो एक बार सेपरेट 4 सेंटीमीटर का πr²h, इसका πr² निकालिए और दोनों को घटा दीजिए। तो 35 है ना, तब आपका जो आंसर निकलेगा 35 का वो होगा बी, 220 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ, ऐसे आप निकाल के देखिएगा यही आएगा। बहुत सारे ऐसे हैं जो 120 मारे, 240, 440 मारे, नहीं देख लीजिएगा इस तरीके से बनेगा तो आपका आंसर जो आएगा 220 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? ठीक है, 36 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। फिर इस शंकु के आयतन बेलन के आधारों के क्षेत्रफल के समान है, तो वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल भी समान है यदि बेलन की ऊंचाई 2 मीटर है तो शंकु की त्रिज्या की ऊंचाई बताइए। बच्चों 36 का मैं बता दूं पहले करेक्ट ऑप्शन जो क्या होगा। 36 का करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों सी, 4 सेंटीमीटर। अब इसको बनाएंगे कैसे? तो शंकु और बेलन के आधारों का क्षेत्रफल समान है, तो उनके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल भी समान है। बनाना क्या है? आप लोग दोनों को इक्वल कर दीजिए। दोनों का क्षेत्रफल क्या होता है? बेलन का होता है 2πr²
और शंकु का होता है पाई आर एल। दोनों को इक्वल कर दीजिए, आपका आंसर ईजिली आ जाएगा। बस ऐसे ही करना था। 36 हो गया, 37 आते हैं। मैं बस थोड़ा थोड़ा समझा रहा हूँ आपको ताकि आप लोग अच्छी तरह समझ सके कैसे क्वेश्चन को हम कर सकते थे। यदि किसी घन का आयतन इतना दिया तो घन के किरणों एवं घन के विकर्ण के अनुपात होगा। इफ द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज 125 सेंटीमीटर क्यूब देन द रेशियो ऑफ द साइड ऑफ द क्यूब एंड डायगोनल ऑफ द क्यूब। साइड ऑफ क्यूब ए होता है और डायगोनल ऑफ द क्यूब कितना होता है, √3a होता है। ठीक है, तो इसके फार्मूला वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है ए क्यूब। इसके बेस पे निकालिएगा ए का वैल्यू, इसमें पुट कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो 37 का जो करेक्ट ऑप्शन जो होगा ना 37 का वो होगा ए, 1:√3 ऐसे बनता है। अब आते हैं 38 नंबर पे। यदि किसी अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल 462 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसका व्यास होगा। इफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज इतना देन इट्स डायमीटर कैसे निकलेगा। टोटल सरफेस हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस होता है बच्चों 3πr²। इसको इक्वल कर दीजिए 462 पे और आर का वैल्यू निकालेगा उसको 2 टाइम्स कर दीजिए तो आपका डायमीटर आ जाएगा। इसको सॉल्व करिएगा इस तरह से तो आपका तो 38 का करेक्ट ऑप्शन वो होगा बी। कितना है बी 14, कितना आएगा बी 14 सेंटीमीटर। अब आते हैं हम लोग 39 नंबर पे। 39 देखिएगा, ये दो बेलनों की त्रिज्या का अनुपात दिया हुआ, उसकी ऊंचाई का अनुपात है, आयतनों का अनुपात बताना है। यानी कि रेडियस ऑफ 2 सिलेंडर दिया हुआ और उसका हाइट भी दिया है। तो कह रहे वॉल्यूम बताइए, वॉल्यूम ऑफ रेशियो, उनका दोनों का रेशियो बताइए। इसको निकालने का बाबू यही तरीका है, क्या करना है आप लोग को बच्चों लोग, 4/3 बेलन है ना, क्या दिया हुआ है, सिलेंडर पूछा है, सिलेंडर। तो सिलेंडर का होता है πr²h, r1 ऐसे पाई r2²h2। इसमें r1 का वैल्यू, h1 का वैल्यू, r2 का वैल्यू, h2 का वैल्यू भरिए, आंसर पाइए। यानी कि 39 का जो करेक्ट ऑप्शन जो होगा 39 का वो होगा बी, 20/27। मैं बता दे रहा हूँ आपको कैसे कैसे सॉल्व हो रहा है। ठीक है, ऐसे सॉल्व कर दीजिएगा आप लोग, ईजिली आंसर आ जाएगा। 40 नंबर देखिए, 40 नंबर देखिए, 40 नंबर। यदि किसी गोले की त्रिज्या 3 गुनी हो जाए तो उसका आयतन हो जाएगा। इफ़ द रेडियस ऑफ स्फीयर बिकम्स 3 टाइम्स देन इट्स वॉल्यूम विल कम। इसके बच्चों बनाने का सही तरीका आ जाए 40 नंबर का जो करेक्ट ऑप्शन जो मैं बता रहा हूँ वो होगा डी, 27 टाइम्स। क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 4/3 πr³। आर का वैल्यू 3 रख दिया, 3 का क्यूब 27 हो जाएगा। ऐसे समझ में आ ही रहा होगा वॉल्यूम है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 41 बहुत ही बेसिक क्वेश्चन। ये क्या है, √81/2 क्या है, परिमेय है कि अपरिमेय है कि पूर्णांक है कि इनमें से कोई नहीं। बच्चों रूट जो है निकल जाएगा, 9 का 81 का रूट 9 होता है, 9 9 81, 9 9 81/2। तो ये क्या है, परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है। ठीक है, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 41 का ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 42 देखिए, 192। व्हाट इज एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन प्राइम फैक्टराइजेशन 192। 2 का घातांक क्या होगा। 192 का अभाज्य गुणनखंड करना है। मीन्स 192 को आप लोग फैक्टराइजेशन कीजिएगा, उसमें देखिए 2 का पावर कितना है, 2 का पावर। तो 42 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों होगा सी, 6 आएगा। ठीक है, आप लोग करके देख लीजिएगा लोग। 43 देखिए, 43 इस तरह का दिया है, एल्गोरिथम दिया है, सबका वैल्यू दिया, ए क्यू आर का वैल्यू दिया है, तो बी का मान पूछा है। ठीक है, तो आप लोग फार्मूला देखिए लोग, 8 से 9 इसमें भर दीजिए लोग, जो वैल्यू दिया है इसको पुट कीजिएगा तो 8 9 जा कट जाएगा 72 तो 9 आ जाएगा। आप लोग सॉल्व कीजिएगा लोग, मैं बता रहा हूँ इस तरह सॉल्व होगा। तो 43 का जो करेक्ट ऑप्शन वो बच्चों ए होगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 44 नंबर। बस बच्चों मैं बस यही कहूँगा बच्चों, आखिरी लास्ट सेशन तक आप लोग टिके रहिए और इसको ज़्यादा अमाउंट में शेयर कीजिए बच्चों, बहुत अच्छा लगेगा आप लोग को भी, हमको भी। 44 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रश्न शांत है। शांत होने के लिए बच्चों जो डिनोमिनेटर में होना चाहिए 2 का पावर m मल्टीप्लाई 5 का पावर n, इस तरह का टर्म में होना चाहिए। तो आप 160 का जब एलसीएम लीजिएगा ना तो इस तरह 2 और 5 ही टर्म में आएगा, और 5 ही टर्म में, तो इसके टर्म में आएगा तो इसलिए शांत होगा। ठीक है, तो इसका जो 44 का जो करेक्ट ऑप्शन जो होगा 44 नंबर का वो होगा बी। क्या होगा बी, 11/160। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 45 नंबर देखिए,
45 नंबर देखिए, यदि q एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में कौन सही नहीं है। इफ़ q इज़ पॉजिटिव इंटीजर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑड पॉजिटिव इंटीजर। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या पूछा है, ऑड पूछा है। अब बच्चों बहुत सारे रहते हैं ना जो पूछते हैं कि PYQ में प्रीवियस ईयर में इस टाइप का क्वेश्चन है तो उसको रट्टा मारवा दिया जाता है, बाबू ये 4Q+3 8Q+3 इसको रट्टा मारो एग्जाम में लिख कर आ जाओ। बहुत सारे टीचर गलत भी कर रहे हैं कि ये आंसर सी बताते हैं, ऐसा नहीं बच्चों। मैं पहले बता रहा हूँ 45 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा बी। देखिए ध्यान दीजिए, कह रहा है कि कौन सा जो है ऑड पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, मतलब कि इसमें जो है वैल्यू पुट करने पर ऑड नहीं आना चाहिए। क्यू का वैल्यू आप 1 रखते थे, ये 8 में 1 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। 8Q+3 रखते थे कितना रहेगा 8 2 10 11 हो जाएगा। ये 9 आया, ये 11 आया, इसमें 1 पुट करिए क्यू की जगह तो 8 7 15 आ गया डी ऑप्शन में। इसमें 1 पुट करिए बी ऑप्शन तो 8 4 12 आ गया। अब बताइए कौन ऑड नहीं है। देखिए तो ए ऑड है, ए ऑप्शन ऑड है, सी ऑप्शन ऑड है, डी ऑप्शन ऑड है, बी ऑप्शन जो ऑड नहीं है वो इवन है, इसीलिए ऑप्शन क्या होगा बी होगा। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा 45 का क्या होगा बी होगा। ऐसे सॉल्व होता है, ऐसे अच्छे तरह से थ्योरी। 45 हो गया। अब आते हैं 46 नंबर पे। 46 का है दो लगातार सम संख्याओं का मौसा होता है द रेशियो ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर। आप लोग क्या 2,4 इसको एलसीएम ले लीजिए, बस एचसीएफ ले लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो 46 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा सी। क्या होगा सी 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन 47 नंबर है। यदि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग कैसी संख्या होगी। परिमेय और अपरिमेय को दोनों को जोड़ करना है, ऐड करना है। एक 2 मान लो, एक √3 मान लो। ये क्या है बताओ, आप ही बताओ, इसको क्या बोलूँ, अपरिमेय बोलेंगे, जाहिर सी बात है इरेशनल नंबर है। तो 47 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा बी हो जाएगा। ठीक है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं 48 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। 48 नंबर पे दो संख्याओं का गुणनफल इतना है और उनका एचसीएफ इतना है तो उनका एलसीएम क्या होगा। द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज दिस एंड देयर एचसीएफ इज इतना एंड व्हाट इज दिस एलसीएम, देयर एलसीएम। तो क्या कर सकते हैं बच्चों, इसका निकालने का यही तरीका है कि प्रोडक्ट दिया हुआ है 8670 इज इक्वल टू 17 एचसीएफ है, एलसीएम को x मान लो। इसको डिवाइड करो, ठीक है। तो 17 5 85 और 17 कम 17 0 510 ऐसे सॉल्व होगा। ठीक है, 48 का जो करेक्ट ऑप्शन जो होगा, 48 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा वो होगा डी 510। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 49 नंबर। निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। ठीक है, ये ऑप्शन क्या होगा सही होगा। 64 में 36 जोड़िएगा 100 आ जाएगा और 100 का रूट निकल जाएगा 10 आ जाएगा, बाकी किसी का रूट नहीं निकलेगा। इसलिए 49 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 50 नंबर। 50 जो है 130 है, 50 यहाँ पे देख सकते हैं, इसको हटाइए, यहाँ पे देखिए मौसा 130 15 का क्या होगा। जाहिर सी बात है 130 15 का एचसीएफ निकालिए, आंसर जो है 50 का पी हो जाएगा 5। सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 नंबर। हम लोग ने 50 पूरे कवर किए, हाफ कंप्लीट हो गया। अब आता है और 50 क्वेश्चन में। देखिए बच्चों इसलिए थोड़ा सा लेट हो रहा है क्योंकि मैं बहुत ही थोड़ा सा बेसिक और अच्छे से समझा रहा हूँ ताकि आप लोग समझ सके लो कि क्या सही है और क्या गलत है। ठीक है, इधर उधर भटकना नहीं है, 100% अच्छे से पढ़ना है और अच्छे से देखना कि हाँ ये सही चीज़ है। कंफ्यूज नहीं होना है, ऑप्शन में कंफ्यूज नहीं कि क्या नहीं है, क्या सही है गलत है। इसको देखिए, इसको क्या करना है 1 - sin का पावर 4 थीटा है, इसको 1 - sin स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिखो। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर फॉर्म में मट गया, तो इसको जब तोड़िएगा आप लोग का 51 का ऐसे करना है जैसे बताया मैंने। तो 51 का इस तरह करने पर 51 का जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो बच्चों ए होगा। क्या होगा ए। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 52 नंबर। देखिएगा इसमें भी बहुत सारे कन्फ्यूज़न चल रहा है इसमें। देखिए ट्रायंगल दिया हुआ है, मैं पहले फिगर से बता रहा हूँ। एक ट्रायंगल दिया है, क्या बोला ए बी सी लिख दीजिए, कोई बात नहीं, ए हो गया बी हो गया सी हो गया। अब कह रहा है कि ए बी और ए सी, ये ए बी लाइन है और ये ए बी लाइन है, ये ए सी लाइन है। ध्यान दीजिएगा इस पर एक लाइन है एक्स वाई है, क्या है एक्स वाई पैरेलल है। यहाँ पे एक्स लिखे, यहाँ पे वाई लिखे, पैरेलल है। कौन सा पैरेलल है एक्स वाई, ये जो है इसके पैरेलल है। जब भी इसके पैरेलल होता है तो ए एक्स यानी कि ए एक्स ये 2 दिया हुआ है और एक्स भी ये 3 दिया हुआ है। तो कहता क्या है आप ए वाई और वाई सी निकालिए। जब भी ये पैरेलल होता है ना तो ये इसके बराबर होता है और ये जो है इसके बराबर होता है। समझ रहे हो,
यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, जो ये है वही ये हो जाएगा, बस सिंपल। 52 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, बी। मैं बता दिया कि ऐसे होता है। अब आइए 53 नंबर थ्योरम है। 53, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात इतना है तो उनके संगत माध्यिकों का अनुपात होगा। माध्यिक मतलब मीडियन होता है, समझ गए ना, इंग्लिश में मीडियन। जैसे ऐसे ट्रायंगल दिया है, इसी को मीडियन बोलते हैं, ये वाला लाइन जो है ना मीडियन। तो बच्चों जो एरिया, जो इसका एरिया और इसका एरिया का रेशियो दिया हुआ है, तो क्या पूछा, मीडियन पूछ रहा है, तो क्या होगा, एडी पूछ रहा है। एडी मतलब यहाँ पे ए है, मान लो ये बी है, ये सी है, ये डी। एडी मतलब मीडियन में मान के बता रहा हूँ, ठीक है। इसको बनाने का यही है कि आप लोग जो एरिया दिया हुआ है ना, एरिया इसको रूट कर ले, 53 का रूट निकाल लीजिए, तो 11:8 आ जाएगा। 53 का क्या आ जाएगा, ए, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, दो समरूप त्रिभुज के परिमाप दिया हुआ है, देखिए 30, 20। यदि पहले त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई 18 सेंटीमीटर तो दूसरी त्रिभुज की संगत भुजाओं की लंबाई होगी, तो 54 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों होगा 8 सेंटीमीटर। क्या होगा, 8 सेंटीमीटर। पैरामीटर से दो ट्रायंगल का दोनों को ऐड करके, ठीक है, उस पर ट्रायंगल दिया हुआ है, उसके लेंथ के करस्पॉन्डिंग साइड आप लोग निकालिए। भी बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, आप लोग के लिए बना लीजिएगा, ठीक है। 54 का क्या होगा, मैं आंसर बता रहा हूँ, 54 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे 55 देखिए। 55, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है तो इसकी भुजा बताएं। द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर देन इट्स साइड। तो फार्मूला जो होता है एरिया ऑफ इक्विलेटर का √3/4 ए स्क्वायर। इसका वैल्यू कितना दिया है, 36√3। इसको सॉल्व कीजिए, आंसर पा लीजिएगा आप लोग। यानी कि 55 का जो करेक्ट ऑप्शन जो होगा 55 नंबर का, वो जो होगा सी होगा। कितना होगा, सी, 12 सेंटीमीटर। 55 का करेक्ट ऑप्शन सी, 12 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 पे आते हैं। दो प्रतिच्छेदी वृत्त की विनिष्ट स्पर्श रेखा की संख्या कितनी होगी, द नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स ऑफ टू इंटरसेक्टिंग सर्किल। यानी कि ये हो गया और ये इंटरसेक्ट कर रहा है सर्किल, इसके कितने कॉमन टेंजेंट है, एक यहाँ से खींच दीजिए, एक यहाँ से खींच दीजिए, दो ही है बस। यानी कि 56 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, 56 का वो होगा बी, ठीक है, 2। अब आते हैं 57 नंबर, यानी कि 57 नंबर पे। 57, एक वृत्त की त्रिज्या दिया हुआ है 7, बाह्य बिंदु पी पर एक स्पर्श रेखा खींचा गया पी टी जिसका 24 है, और वृत्त का केंद्र है ओ, तो ओ पी की लंबाई बताइए। इसमें लगेगा पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। आप लोग इसको ड्रॉ कीजिएगा लो तो निकल जाएगा। 24 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर वो ऐड करके आप लोग जोड़ दीजिएगा, उसको रूट निकालिएगा, तो आपका जो आंसर जो आएगा 57 का वो होगा सी होगा, 25, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 58 नंबर, किसी बाह्य बिंदु पर पी पर वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 17 सेंटीमीटर, तो पी से उसी वृत्त पर खींची गई दूसरी स्पर्श रेखा की लंबाई। तो बच्चों इसका जो ऑप्शन होगा 58 का वो सेम होगा, ठीक है। ये भी थ्योरम है। 58 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा क्या होगा, सी होगा, 70 सेंटीमीटर, 17। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। 58 हो गया। 59 पे आते हैं। 59 में क्वेश्चन कहते हैं, यदि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल 14 वर्ग सेंटीमीटर हो तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। तो 59 का जो बच्चों करेक्ट ऑप्शन जो होगा 59 वो होगा ए। आप लोगों को फार्मूला याद होगा तभी बनेगा, नहीं तो ये बिल्कुल बनने वाला नहीं है, ठीक है। θ/360 × πr², 2πr और πr²। एरिया में से जो माइनर है ना उसको घटा दीजिएगा तो आप लोग का मेजर निकल जाएगा, ठीक है। वैसे मैं बता दी कि आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 60, एक वृत्त का क्षेत्रफल दिया तो उसका व्यास बताइए। क्या लिखें, πr², ये जो दिया है 154 लिखिए, डिवाइड करिए, आंसर पाइए। तो 60 यानी कि 60 नंबर का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ए। क्या होगा, ए, 14 सेंटीमीटर, 14। अब आते हैं 60 कवर होगा और 40 क्वेश्चन बचा हुआ है, उसको जल्द से कवर करते हैं। 61 नंबर, द्विघात समीकरण इतना का विवेचक होगा, डिस्क्रिमिनेंट निकालना है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, यानी कि डी निकलना है। डी का फॉर्मूला मैंने बताया था कि बी² - 4ac होता है। इस फॉर्मूला को याद है, इसको अप्लाई कीजिएगा, आंसर आ जाएगा। तो 61 का जो करेक्ट ऑप्शन वो होगा ए, ठीक है, ए। अब आते हैं हम लोग 62 नंबर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये समांतर श्रेणी बताना है कि इनमें से कौन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज समांतर श्रेणी। सबका डी निकालिएगा, आपको पता चलेगा। डी मतलब कॉमन डिफरेंस, मतलब कि सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को
घटाना है, मतलब उसके बाद वाले टर्म में से उसके जस्ट पहले वाले पद को घटा दीजिएगा तो आप लोगों का वैल्यू आ जाएगा, पता चलेगा कि हाँ कौन सा टर्म एपी में है। और घटाने पर सबका जो है जो पहला दूसरे से पहला है उसके पहले वाले से पहले सबका जो है सेम आना चाहिए, तब आपको पता चल जाएगा कि वो कॉमन डिफरेंस सेम है तो वो एपी में है। तो 62 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा जो होगा डी। क्या होगा? डी। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 63 नंबर, ये देखिए समांतर श्रेणी का सार व अंतर बताना है, कॉमन डिफरेंस बताना है। तो रूट 18 को हम लोग मालूम क्या है? रूट 18 को हम लोग लिख सकते हैं लोग 3√2, ठीक है। और 50 को हम लोग लिख सकते हैं लोग 25 50 5√2। इसको इसमें घटाइएगा तो आपका जो आंसर जो आएगा कॉमन डिफरेंस आएगा, यानी कि 2√2 आ जाएगा। तो 63 का जो करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन बता लीजिए 64 नंबर, समांतर श्रेणी का 11वां पद क्या होगा? व्हाट इज द 11th टर्म ऑफ दिस एपी ऑफ एन एपी दिस, ठीक है। मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ ताकि अब क्या बोलता हूँ, अभी अगला लेक्चर में आप लोग को बताना है कि सेकंड शिफ्ट में भी कैसा पेपर कैसा क्वेश्चन है। आप लोग बस सपोर्ट कीजिए लोग और ज़्यादा से ज़्यादा मच मोर अमाउंट में शेयर कीजिए ताकि और बच्चे को सही रास्ता सही आंसर की मिल सके। 64 का जो बच्चों करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो होगा सी। क्या होगा? सी। आप लोग इसको आंसर निकालेगा, मिल जाएगा 11 टर्म यानी कि A+10D। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 65 नंबर, यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 8n-2 है तो उस श्रेणी का 7वां पद क्या होगा? n पद है तो 7वां, इसमें n की जगह 7 पुट करिए, आंसर आ जाएगा। तो 65 का करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों ए होगा। क्या होगा? ए। 54। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 66 नंबर, यदि किसी समांतर श्रेणी इस तरह का दिया हुआ है तो श्रेणी का सार व अंतर क्या होगा? यानी कि A30 - A20 = 50 दिया है तो A30 को A+29D लिख दीजिए और A20 को A+19D लिख दीजिए और घटाइएगा तो D आ जाएगा, ए तो कट जाएगा। ऐसे सॉल्व कीजिएगा आप लोग। तो 66 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो जो होगा सी, 5 आंसर आएगा। आप लोग इसको बना कर देख लीजिएगा, ठीक है, 5। अब आते हैं 67 नंबर पे। 67 इस तरह का टर्म 3 टर्म दिया हुआ है, समांतर श्रेणी है, 3 क्रमशः है, एक्स का मान बताइए। तो 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी देन द वैल्यू ऑफ एक्स। तो इसका फार्मूला का बीच को दुगुना कर दीजिए, इसको 2 टाइम्स कर दीजिए और इसको ऐड कर दीजिए, दोनों को बराबर कर दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। तो 67 का करेक्ट ऑप्शन होगा, पहले इसको हटा देते हैं। 67 का करेक्ट ऑप्शन होगा ए, 3 आ जाएगा। अब आते हैं 68 नंबर पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन क्या है? 68 नंबर देखिए, समांतर श्रेणी दिया हुआ है तो इसमें पूछा नंबर ऑफ टर्म्स पूछा है, नंबर ऑफ कितने टर्म्स हो सकते हैं इसमें। इसको भी वैसे ही आप लोग फार्मूला लगाइएगा, आंसर आ जाएगा इन टर्म्स वाला। तो 68 का जो करेक्ट ऑप्शन वो होगा बी, 21 आ जाएगा, ठीक है। तो 68 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 69 नंबर, क्या क्वेश्चन पूछा है? 69 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है, ध्यान दीजिएगा, जो मैं बता रहा हूँ बहुत ही ज़रूरी है। समांतर श्रेणी इतना का कौन सा पद शून्य है? विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0। इसका भी फॉर्मूला एन टर्म्स का फॉर्मूला लिखे, आंसर आ जाएगा। 69 का करेक्ट ऑप्शन क्या वो होगा? बी, 9 टर्म, ठीक है। अब आते हैं 70 नंबर यानी कि 70 नंबर क्वेश्चन। 70 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? बिंदुओं इतना और इतना के बीच की दूरी यानी कि डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए cos थीटा, 0 एंड 0, a sin थीटा इज। तो 70 का जो करेक्ट बिंदु यानी कि दो, इसको इसमें और इसको इसमें घटाइए और दोनों का स्क्वायर कर दीजिए और रूट निकाल लीजिए। तो आपका आंसर जो आएगा 70 का वो होगा ए। ये ऑप्शन सही है, ठीक है। अब आते हैं 70 के बाद 70। नेक्स्ट क्वेश्चन 71, यदि पी एक्स इतना दिया, क्यू एक्स इतना दिया है तो भाग दिया जाए तो भागफल ज्ञात कीजिए। यानी कि जब इसको इससे डिवाइड कीजिएगा, यानी कि यहाँ पे क्यू एक्स और यहाँ पे पी एक्स को डिवाइड कीजिएगा तो इसको यहाँ पे रिमाइंडर कुछ आएगा और ये जहाँ पे आएगा ना, यहाँ पे कुछ वैल्यू आएगा तो उसका घात बताना है, रिमाइंडर बताना है। यानी कि तो पहले आंसर बता रहा हूँ आपको, 71 का करेक्ट ऑप्शन वो होगा ए, ठीक है। बस ऐसे बनेगा, ऐसे बताइए लो आप लोग। 71 हो गया। अब आते हैं 72 नंबर पे। यदि बहुपद इतना तो g-1 का मान, ये -1 इसके अंदर पुट कर दीजिए, इसके अंदर जैसे पुट करिएगा तो 72 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? वो होगा बी, ठीक है। 73 नंबर पे आते हैं। ये बहुपद का शून्यक है तो इसको 0 बराबर कीजिए और रूट निकालिएगा तो 73 का करेक्ट ऑप्शन जो आएगा वो होगा ए। क्या आएगा? ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं।
74 नंबर, यदि बहुपद इतना कि शून्य का अल्फा बीटा तो अल्फा प्लस बीटा का मान, ये तो इजी है ना, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा ए पुट करो, आंसर पा लो, और क्या। 74 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, वो होगा ए, क्या होगा ए, 74 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 75 नंबर, यदि बहुपद इतना का शून्य का गुणनफल 8 हो तो ए का मान बताइए। ये भी अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला बेस्ड है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आप लोग बनाइए, आंसर आ जाएगा। तो 75 का करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों, होगा ए, 75 का करेक्ट ऑप्शन ए। अब आते हैं 76 नंबर पे, ये देखिए, यदि बहुपद पी एक्स एक शून्य -1 है तो पी एक्स एक गुणनखंड होगा। ये माइनस अगर शून्य है तो इसका चारों ऑप्शन में चेक करो, इसी में चेक करो, बी में तो -1 + 1 0 आ जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो 76 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, वो होगा बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, 77, निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्य का योग इतना है और शून्यों का गुणनफल है, तो इसका जाहिर सी बात है द्विघात समीकरण ही निकालना है, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए क्या करिए आप लोग, वही फार्मूला मैंने एक इससे जस्ट शुरू में बताया, उसी को अप्लाई कीजिएगा, आंसर आ जाएगा। तो 77 का करेक्ट ऑप्शन क्या, वो होगा ए, ठीक है। अब आते हैं 78 नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है 78 नंबर पे, यदि अल्फा बीटा गामा द्विघात बहुपद का शून्य का हो तो अल्फा बीटा का मान होगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। जैसे अल्फा दो वाला जो होता है, दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अल्फा बीटा, तो उसमें फॉर्मूला आपको याद होगा, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा है, अल्फा इंटू बीटा इंटू सी बटा है। वैसे ही इसमें 3 टर्म है, तो अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा बीटा गामा, गामा अल्फा, या अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो इसमें फार्मूला जो होता है ना बच्चों, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का, वो होता है माइनस डी बटा है, यानी कि 78 का करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो होगा सी। ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 79 नंबर पे। 79 नंबर क्या कहते हैं, ये बहुपद दिया हुआ है, दो मल्टीप्लिकेशन का घात बताना है। तो यही बताओ, इसमें मल्टीप्लाई करो तो 5 2 7 आ रहा है, बहुत बड़ा घात सिर्फ 7 हो सकता है, उसके बाद मल्टीप्लाई करो तो सब कम आएगा 7 से। 79 का जो करेक्ट ऑप्शन वो होगा बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, ये 80 नंबर क्वेश्चन है, कैसे बनेगा, ये देखिए, दो समीकरण दिया हुआ है, तो बताना है कौन सा सही है, ठीक है। तो आप ए ऑप्शन पुट करिएगा, आंसर आ जाएगा। चाहे तो आप इस दोनों को सॉल्व कर सकते हैं, मैंने क्या किया, इसको जो वैल्यू है ना, इसको अंदर पुट किया ऑप्शन को, तो वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि 80 का जो है ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, 80 हो गया ना, 80। अब आते हैं 81 नंबर पे, थोड़ा यहाँ पे सही से नहीं हुआ है, लेकिन 81 नंबर है। एक अर्धवृत्त की त्रिज्या इतना है तो उसकी परिमिति होगा। तो अर्धवृत्त के त्रिज्या यानी कि perimeter और सेमी सर्कल का perimeter का फॉर्मूला होता है आर इंटू पाई प्लस 2 होता है, फार्मूला है। तो आर का वैल्यू 3 आ रहा है, इसमें पुट करिएगा तो आपका ऑप्शन जो आएगा बी आ जाएगा, ठीक है। यानी कि 81 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा बी। अगले क्वेश्चन चलिए 82 नंबर, निम्नलिखित में कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज नॉट ए प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट। किसी भी इवेंट की जो घटना होती है 0 और 1 के बीच में होती है। यहाँ पे देखिए 2.5 बहुत बड़ा नंबर है तो होगा नहीं, ठीक है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 82 का बी। अब आते हैं 83 नंबर पे। 83 का यदि घटना ई के पूरा घटना ई डैश तो निम्नलिखित तो कौन सी सही है, ये फॉर्मूला है पी ई प्लस पी डी डैश इक्वल टू 1 होगा, यानी कि 83 का क्या होगा, सी हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी में आप लोग को पढ़ाया गया होगा। अब आते हैं 84 नंबर पे, एक पासे को एक फेंक में दो नहीं आने की प्रायिकता क्या है। यही सी बात है, एक पासा को फेंकेंगे तो 1 2 3 4 5 6, ये 6, ये इस टर्म प्रोबेबिलिटी संख्या के इतना आ सकता है, तो दो नहीं आने की सकते, दो इसको नहीं लेना है, तो किसको लेना है, इसको 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 गिनो तो 1 2 3 4 5, टोटल कितना हुआ ऊपर 5। टोटल संख्या कितना होता है, एक पासे को उछालते हैं तो डाई को, तो नीचे कितना होगा 6, यानी कि 5 बटा 6 विल द करेक्ट ऑप्शन। 84 का क्या हो जाएगा, 84 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सी, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं 85 नंबर देखिएगा, अच्छी तरह फेंटे गए पाउन ताश की गड्डी में यादृच्छा एक पत्ता खींचा गया तो एक काले रंग के बादशाह की प्रायिकता, काले रंग से टोटल नीचे 52 हो जाएगा। काला रंग कितना होता है बताइए आप लोग, 4 ना, आप डिवाइड कीजिएगा आंसर आ जाएगा। आप लोग को देख सकते हैं, आप लोग काला रंग जो होता है ना, जैसे कि आप लोग चार पार्ट में आप लोग डिवाइड करिएगा ऐसे, ताश के गड्ढे को 13 13 13 13 होता है,
उसके अंदर काला रंग क्या पूछा, काला बादशाह पूछा, काला रंग के बादशाह। उस काले रंग के बादशाह को ऊपर रखिएगा। काले रंग का बादशाह आई थिंक 2 ही होता है मेरे ख्याल से। एम आई राइट और नॉट? क्या मैं सही हूँ ना? 2 दूना 4 है, 2 छक्के 12, 2 छक्के 12, 2 छक्के 12, हाँ सही है, 2 ही होना चाहिए, यानी कि 2/52, 2 1 2, 2 दूना 4, 1 5, 2 छक्के 12, 1/26, ऐसे ही होना चाहिए। सही है, आप लोग देख लीजिएगा, मैं बता दें कि इस तरह बन सकता है। तो 85 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। 85 पे बताते हैं 86 नंबर पे। 86 ये देखिए, इतना जो बहुत सारा वैल्यू दिया हुआ है, माध्यिका है, ठीक है, एक्स का मान पूछा, ये माध्यिका है। माध्यिका में होता है ना बच्चों, इस टोटल को असेंडिंग ऑर्डर में सजाया जाता है। सजाने के बाद क्या होता है, उसको देखा जाता है कि वो ऑड है कि इवन है। देखिए इसको गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 क्या है? 11 ऑड नंबर है। जब भी ऑड है तो उसको n+1/2 किया जाता है, NTH। 11 1 12/2, 2 छक्के 12, 11 1 12, 12/2, 2 छक्के 12, यानी कि 6। इसमें छौवा पद देखना है, छौवा पद होगा वही आंसर हो जाएगा। यानी कि इसका मैं ऐसे बनाया जाता है, आप लोग बनाइएगा लो। तो 86 का जो करेक्ट ऑप्शन जो होगा बच्चों, मैं बताते हैं ए होगा। क्या होगा? ए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 87 नंबर पे। 87 नंबर क्या कहता है? संचयी बरामदता सारणी निम्न से किसके निर्धारण में उपयोग होती है? द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल इज यूजफुल इन द डिटर्मिनेशन ऑफ द फॉलोइंग। 87 का करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों, होगा बी, मीडियन होता है, यानी कि माध्यिका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कितना नंबर है? 87 कंप्लीट। अब आते हैं 88 नंबर पे। ये भी फॉर्मूला वाइज क्वेश्चन था। 88 का माध्य, माध्यिका और बहुलक में कौन सा संबंध सत्य है? तो 88 का जो करेक्ट ऑप्शन जो होगा बच्चों वो होगा ए, ये फॉर्मूला है, ठीक है, ए। अब आते हैं 89 नंबर पे। 89 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। 89, निम्नलिखित में बहुलक वर्ग क्या है? इन द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन व्हाट इज द मॉडल क्लास? सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी देखिए बारामता किसमें है? 45 है, यानी कि 20 से 30 होगा रेंज, यानी कि 89 का क्या होगा? बी हो जाएगा। 89 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? यदि देखिए ये 3 x+2 2x+3 4x+5 तथा 5x+2 का मान माध्य 18 है, तो x का मान बताना है। माध्य, माध्यिका सबको जोड़कर उसको n टर्म से डिवाइड कर दो, जितना बार आया है उसके इक्वल 18 रख दो, आंसर आ जाएगा। 90 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों ए होगा। क्या होगा? ए, 5, ठीक है। 90 नंबर हो गया। अब और 10 क्वेश्चन बचा हुआ है, जल्द से कवर करते हैं हम लोग। 91 नंबर देखिए, यदि बिंदु आर ए कॉमा बी बिंदु इतना और इतना कोई मिलान रेखा हो, कौन सा सही है, ठीक है। एक देखिए यहाँ पे आर रखा हुआ है, यहाँ पे पी है, यहाँ पे क्यू है। अब बताना है कि कौन सही है ए कॉमा बी में से, ए कॉमा बी का क्या बोलते हैं ना, बताना है कि क्या रिलेशन सही है। देखिए क्या कही, इसका वैल्यू दिया हुआ है। अब ये तो मिडिल टर्म हो गया ना, इसको इसमें जोड़ो और 2 से डिवाइड कर दो। तो ऐसे कीजिएगा आप लोग का, तो 91 का जो करेक्ट ऑप्शन वो होगा बच्चों ए आ जाएगा, ठीक है। अब आते हैं 92 नंबर पे आते हैं। बस और ही कुछ ही क्वेश्चन बचा हुआ है। 92, सरल रेखा x = 2 m y = -3 का प्रतिच्छेद बिंदु है। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन ऑफ दिस, तो क्या हो जाएगा? 92 का जो बच्चों करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों होगा ए, ठीक है। अब आते हैं 93 नंबर पे। यदि tan थीटा 15/8 है तो sin थीटा मान क्या होगा? P/H, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, प्रमेय। आप लोग बताइए, आंसर आ जाएगा। 93 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? सी, 15/17, ठीक है। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। 94 नंबर, यदि tan थीटा प्लस cot थीटा = 6 है तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा का मान होगा। इफ द tan थीटा प्लस cot थीटा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा? इसको बनाने के लिए बच्चों क्या करना पड़ेगा? आप इस दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। 94 का करेक्ट ऑप्शन जो होगा बच्चों होगा डी, ठीक है, डी 34। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 95 नंबर, यदि sec थीटा प्लस tan थीटा तो 1 दिया, 1 प्लस sec थीटा प्लस tan थीटा प्लस 1 = 0, देन sec थीटा माइनस tan थीटा = व्हाट? वैल्यू पूछा है sec थीटा माइनस tan थीटा का। इसका बच्चों के पास आंसर जो होगा 95 का वो होगा बी, ठीक है। आप लोग इसका ऐसे बनता है sec थीटा प्लस tan थीटा = होता है 1/sec थीटा माइनस tan थीटा। इसको अप्लाई कीजिएगा, आ जाएगा आंसर। 95 का ऑप्शन बताया ना, 95 का जो ऑप्शन होगा वो बी होगा, ठीक है। अब आते हैं 96 नंबर पे। बस कुछ ही क्वेश्चन बचा हुआ है।
यदि साइन थीटा इज इक्वल टू इतना दिया है तो कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू बार। तो इसको क्या करना है, साइन थीटा को √3/2 दिया है। आप लोग जल्द ये नहीं करना है कि आप लोग को p/h पाइथागोरस लगाओ आंसर भाई, ऐसा कुछ नहीं। साइन थीटा वैल्यू अगर √3/2 दिया है तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, थीटा का जो वैल्यू आएगा वो 60 आ जाएगा। अब इसको 60 इसमें पुट कर दो, आंसर आ जाएगा आपका। तो 96 का करेक्ट ऑप्शन जो आएगा आपका, जो क्या आएगा 96 का जो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, वो होगा डी हो जाएगा। 96 का करेक्ट ऑप्शन डी। अब आते हैं 97 नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि √3 tan थीटा -3 = 0 तो थीटा का मान बताइए। इसको बराबर को उधर भेजिए, जाहिर सी बात है इसको काट कुट करिए, आंसर आए। बहुत ईजी है, आप लोग इसको बना लीजिएगा। 97 का करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो होगा बी 30 डिग्री। ठीक है 30 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है 98 नंबर। यदि साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा दिया है 0 से और थीटा जो लाई करता है 0 से 90 के बीच तक, तो थीटा का मान बताना है। आप क्या करिए, कॉस थीटा इधर लाइए तो tan थीटा इक्वल टू 1 आ जाएगा, और tan थीटा इक्वल टू 1 आएगा तो 1 tan थीटा में क्या होता है 45 डिग्री। तो 98 का करेक्ट ऑप्शन बी। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है 99 नंबर। ये तो बाबू क्या कर सकते हैं, इसको आप लोग पुट कीजिएगा, आंसर आ जाएगा। पुट कीजिए वैल्यू साइन 30 साइन कॉस 45 जो भी है उसको पुट कीजिए, आंसर आ जाएगा। 99 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ए -1। और 100 लास्ट क्वेश्चन भी देख लीजिए आप लोग। 100 ये दिया हुआ है इतना सारा वैल्यू, tan 30 साइन 30 जो भी दिया, इसका वैल्यू पुट कीजिए, आंसर आएगा। 100 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा 1/3। ठीक है, हम लोगों ने पूरे ऑब्जेक्टिव कवर कर लिया बच्चों। आप लोग मिला लीजिएगा। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छा किए होंगे। ये देखो बच्चों, ये सब सब्जेक्टिव है। और किसी को ये PDF चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि हाँ सर मुझे PDF की ज़रूरत है, या आप लोग भाई बहन कोई भी ब्रदर भाई दोस्त को ज़रूरत पड़े अगले साल के लिए, या कोई टॉपर है, टॉपर बनने का सपना हो, तो PYQ बुक आना बहुत ही ज़रूरी होता है। ये देख सकते हैं आप लोग। ठीक है बच्चों, ये बस पूरा पेपर है। मैं बच्चों जाने से पहले यही कहूँगा बच्चों, बहुत 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 शुक्रिया बच्चों कि आप लोग मेरे लिए इतना टाइम निकाले। आप लोग पूरा आंसर की भी देखिए, और बहुत सारे बच्चों ने भी बहुत अच्छा किया कि एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस जा रहा है आप लोगों को। बस आप लोग अगले पेपर पे भी फोकस कीजिए, उसमें भी आप लोग अच्छा कीजिए लोग। ठीक है बच्चों, अगले सेकेंड शिफ्ट में पेपर भी लाऊँगा, और जो भी है फिजिक्स केमिस्ट्री बोल रहा हूँ ना, अभी 12th का किया ना, इसीलिए फिजिक्स केमिस्ट्री निकल रहा है। मीन्स साइंस और सोशल साइंस का भी आया जाएगा। ठीक है बच्चों, ठीक है, फिर मिलते हैं, फिर कल मिलेंगे। ठीक है बच्चों, बाय बाय। थैंक यू सो मच बच्चों।